ओम नमः खगाय। मित्रों, आप सभी का पुनः हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बृहत जातक नामक ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका यह स्त्री जातकाध्याय नामक पाठ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व पाठ अर्थात 31वें पाठ स्त्री सुखासुख विचार, स्त्री जातक स्वभाव विचार, इस पाठ में आपने स्त्रियों के समस्त आंगिक लक्षणों के बारे में पढ़ा, उनके विविध स्वभावों के बारे में पढ़ा और ग्रह योगों द्वारा उत्पन्न होने वाले विविध ब्रह्मवादिनी योग इत्यादि के बारे में पढ़ा। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत पाठ अर्थात 32वें पाठ में, जिसका शीर्षक है पति सुखासुख विचार, इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में मूल रूप से स्त्री के जन्म पत्रिका द्वारा किस प्रकार से हम उसके दाम्पत्य जीवन के सुख का निर्धारण करते हैं अथवा दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न होने वाले दुखों का निर्धारण करते हैं, इस विषय में हम विशेष रूप से आज हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मादि पुरुषार्थ सिद्धि हेतु पुरुष अपने मनोनुकूल धर्मानुगामिनी स्त्री का वर्ण करके विवाह संस्कार से संस्कृत होकर के अपनी सांसारिक यात्रा को वह आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार स्त्री के पितादि अभिभावक भी सुयोग्य वर का चयन करके अपनी कन्या का विवाह संस्कार कालानुरूप करते हैं। वर एवं वधू दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं मनोमय व्यतीत हो सके, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में दोनों के जन्मकालिक ग्रह स्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। उनकी जो जन्मकालिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा हम उनके दाम्पत्य जीवन का निर्धारण करते हैं। पुनः जब हम आगे बढ़ते हैं इसी दाम्पत्य जीवन के विचार प्रसंग में, तो अष्टकूट मिलान की भी अपनी एक पद्धति है, जिसके द्वारा उनके कूटों का हम मिलान करते हैं और बताते हैं कि अमुक वैवाहिक जीवन सुखी होगा और अमुक वैवाहिक जीवन दुखी होगा। तो वह एक पृथक प्रसंग है। किंतु वर्तमान पाठ में अथवा बृहत जातक में हम केवल ग्रह स्थितियों की चर्चा करेंगे, अर्थात किस प्रकार की ग्रह स्थितियां होती हैं तो किस प्रकार का दाम्पत्य जीवन निर्मित होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि त्रिंशांशों द्वारा स्त्री के स्वभावों का विचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दाम्पत्य सुख निर्धारण हेतु नवांश चक्र जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दाम्पत्य सुख विचार हेतु, उसका हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। वैवाहिक जीवन के विशेष सुख दुख इत्यादि का अध्ययन नवांश चक्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि नवांश चक्र जो है सूक्ष्म शरीर से संबंधित होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात पति और पत्नी, इन दोनों का जो एक मनोमय होता है वह एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते रहता है। इस कारण से नवांश चक्र की विशेष महत्ता बनी रहती है। तो आइए मित्रों, हम इस पाठ का उद्देश्य क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से हमें किस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो इस पाठ का प्रथम उद्देश्य है कि स्त्री के जन्म चक्रादि को देख करके उसके दाम्पत्य सुख दुख का फल कथन करने में दक्ष हो सकेंगे। जब हम स्त्री जातक की पत्रिका अध्ययन करते हैं, उनमें सप्तम भाव में अथवा सप्तमोदित नवांश में अथवा सप्तमस्थ भाव पर पड़ने वाली दृष्टि से अथवा सप्तम भाव से, इन सभी का विशेष पूर्वक हम अवलोकन करते हैं। तत्पश्चात उसके हम दाम्पत्य सुख का निर्धारण करते हैं। पुनः ग्रह योगों द्वारा वैधव्यादि योगों का निर्धारण करने में दक्ष हो सकेंगे। सप्तम भाव में किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, जिस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है उसके द्वारा हम किस प्रकार से वैधव्य इत्यादि जो योग होते हैं उनका हम किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, यह आप इसको फल कथन में दक्ष हो सकेंगे। वैधव्य काल का स्पष्ट परिज्ञान करने में आप समर्थ हो सकेंगे। जन्म कुंडली में वैधव्य परिलक्षित हो गया ग्रहों के माध्यम से, लेकिन उस वैधव्य की प्राप्ति कब होगी, वह स्त्री वैधव्यता को कब प्राप्त होगी, इसका परिज्ञान करने में आप समर्थ हो सकेंगे। और अंत में इस पाठ का उद्देश्य जो है वह स्त्री के जन्म पत्रिका द्वारा उसके प्रव्रज्यादि योगों का निर्धारण करने में दक्ष हो सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक में विवाहित स्त्रियां भी होती हैं और कुछ अविवाहित स्त्रियां भी होती हैं, जिन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं अथवा जो संन्यास को धारण करती हैं।
तो कुछ ऐसे ग्रह स्थिति भी बनती हैं जिनके द्वारा संन्यास का निर्धारण होता है। वह भी इस विचार में अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम स्त्री के दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं तो उसमें हमें यह भी अवश्य देखना चाहिए कहीं यह प्रवर्ज्या इत्यादि योग तो इस जन्म कुंडली में नहीं निर्मित हो रहे हैं। तो इन सभी शीर्षकों में इन सभी विषयों को आचार्य वराहमिहिर ने बड़े स्पष्ट ही शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से उसके हम दाम्पत्य जीवन को विचार कर सकते हैं। आइए इस ग्रंथ का इस पाठ का प्रथम श्लोक लेते हैं, जिसमें पति सुखा सुखप्रद ग्रह योगों के बारे में बताया गया है कि भाव किस प्रकार से हो, भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से हो और भावों पर रहने वाले ग्रह किस प्रकार से हो तो उनका क्या फल होता है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, शून्ये का पुरुषो बलेस्त भवने सौम्यग्रहा वीक्षिते क्लीबोस्ते बुधमंदयोश्चरगृहे नित्यं प्रवासान्वितः उत्सृष्टा रविणा कुजेन विधवा बाल्यस्तराशि स्थिते कन्यैवा शुभ वीक्षितेर्कतनये द्यूने जराम गच्छति। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसकी जब हम व्याख्या पढ़ते हैं तो हम प्राप्त करते हैं जैसा कि वराहमिहिर ने स्वयं कहा है कि सप्तम भाव से पति के सुखासुख का चिंतन करना चाहिए स्त्री की जन्म पत्रिका में। तो किस प्रकार हम चिंतन करें उसी को बता रहे हैं। कहते हैं कि स्त्री की पत्रिका में सप्तम भाव ग्रह विहीन हो, अर्थात शून्य हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो और वह सप्तम भाव बलहीन हो तथा सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो उस स्त्री का पति दुष्ट होता है अथवा कायर होता है। कृपण प्रकृति का हम कह सकते हैं या कातर प्रकृति का उसको कह सकते हैं। भाव का बलाबल किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है यह आपने पूर्व के पाठों में पढ़ा ही है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति यदि बनती है तो उस स्त्री का जो पति होता है वह दुष्ट होता है और कायर होता है। पुनः हम आगे चर्चा करते हैं। कहते हैं आचार्य वराहमिहिर, सप्तम भाव में बुध और शनि दोनों हो तो उस स्त्री का पति नपुंसक होता है, अर्थात संतानोत्पत्ति में असमर्थ होता है, अर्थात शुक्राणुओं की कमी हो सकती है या किसी प्रकार से वह संतान उत्पन्न में असमर्थ होता है या पौरुषहीन हम उसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से चर राशि सप्तम भाव में हो तो स्त्री का पति सर्वदा भ्रमणशील प्रकृति का होता है, अर्थात कार्यवश वह इतस्ततः भ्रमण करता है अथवा वह हमेशा ही उसकी संचारशील बुद्धि होती है। पुनः जिस स्त्री के सप्तम भाव में सूर्य हो तो वह स्त्री अपने पति द्वारा त्यक्त होती है, अर्थात उसका पति उसे छोड़ देता है। और यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो अल्पकाल में विधवा हो जाती है, अर्थात विवाह होने के कुछ समय पश्चात ही वह स्त्री जो है वैधव्यता को प्राप्त करती है। पुनः अन्य योग की चर्चा कर रहे हैं तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि सप्तमस्थ शनि पर अशुभ ग्रह अर्थात सूर्य मंगल की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, अर्थात उसका विवाह अत्यंत विलंब से होता है। यह शरीर की कांति वास्तविक उम्र से अधिक प्रतीत होती है। इस प्रकार के ग्रह लक्षणों को देख करके हमें उसके दाम्पत्य जीवन का विचार करना चाहिए। जैसा कि आपके सामने चक्र प्रस्तुत है, इसमें सप्तम भाव द्वारा पति सुखा सुख प्रद विविध प्रकार के ग्रह योगों के बारे में बताया गया है कि सप्तम में किस प्रकार की स्थिति हो तो क्या फल होता है, सप्तमस्थ ग्रह हो तो क्या फल होता है, सप्तम में चर राशि हो तो क्या फल होता है। पुनः जब हम चक्र का अवलोकन करते हैं तो जो फल आचार्य वराहमिहिर ने कहा है उसके स्पष्टता के लिए हम देखें तो प्रथम जो चक्र है वह कुत्सित पुरुष का चक्र है और द्वितीय जो चक्र है वह नपुंसक पुरुष का। तो इसमें प्रथम वाले में सप्तम भाव जो है वह शून्य है, तो इस ऐसी स्थिति में उस स्त्री का पति जो है वह कुत्सित होगा। द्वितीय में बुध और शनि है तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री का पति जो है वह नपुंसक प्रकृति का होगा। पुनः अग्रिम जो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है वह भ्रमणशील पति युक्त वाला है। सप्तम भाव में चर राशि है, तुला राशि है। पुनः द्वितीय जो चक्र है वह पति त्यक्ता का योग को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। पुनः अग्रिम सप्तम भाव में मंगल है तो वैधव्य को प्राप्त हो रहा है और सप्तम भाव में शनि है जिस पर सूर्य की सप्तमस्थ दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण वह अविवाहिता का लक्षण घटित हो रहा है। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर किसी राशि विशेष का वर्णन नहीं किया गया है, केवल भावों का वर्णन किया गया है। फलों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है राशियों के अनुरूप, किंतु सामान्य फल यही है। पुनः हम आगे जब चर्चा करते हैं तो आचार्य वराहमिहिर अन्य वैधव्यादि ग्रह योगों को बता रहे हैं जो इस प्रकार से उन्होंने कहा है
आग्नेयैर्विधवास्तराशि सहितैः मिश्रैः पुनर्भू भवेत् क्रूरे हीन बले स्थगे स्वपतिना सौम्यक्षिते प्रोज्झिता अन्योन्यांश गयोसिता वनिजयोरन्यप्रसक्तांगना द्यूने वा यदि शीत रश्मि सहितौ भर्तुस्तदा नुगया। बहुत ही सुंदर वर्णन आचार्य वराहमिहिर यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान समय में हम प्रतिक्षण देखते रहते हैं कि अनेक प्रकार की विसंगतियां दाम्पत्य जीवन में पाई जाती हैं, तो उसका किस प्रकार से हम निराकरण कर सकें और किस प्रकार से समाज को एक संदेश दे सकें, उसके बारे में आचार्य वराहमिहिर करते हैं कि इन लक्षणों को देख करके आप यह जान सकें और उसका परिहार कर सकें। सप्तम भाव में यदि 3 पाप ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल और शनि हो तो वह स्त्री निश्चय ही विधवा होती है अथवा उसका पति जो है शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि सप्तम भाव में शुभाशुभ मिश्रित ग्रह हो तो उस स्त्री का पुनर्विवाह होता है, अर्थात एक विवाह होने के पश्चात प्रथम पति से वैराग्य होता है और द्वितीय विवाह उसका होता है, तो पुनर्विवाह होता है यदि सप्तम भाव में शुभाशुभ मिश्रित ग्रह हो। यदि सप्तम भावस्थ बलहीन पाप ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह अपने पति से त्यक्ता होती है, अर्थात उसका पति उस स्त्री को छोड़ देता है। यदि शुक्र और मंगल दोनों परस्पर नवांश में हो, अर्थात शुक्र किसी भी राशि में स्थित होकर के मंगल के नवांश में हो और मंगल किसी भी राशि में स्थित होकर के शुक्र के नवांश में हो, तो वह स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य पर पुरुष को वह गमन करती है। यदि सप्तम में चंद्र सहित शुक्र हो और मंगल भी हो तो वह स्त्री अपने पति के अनुमति से अन्य पुरुष का वर्ण करती है। तो इस प्रकार से अनेक लक्षणों द्वारा हम जान सकते हैं कि स्त्री जातक के सप्तम भाव का क्या क्या फल होगा। जैसा कि आप इस चक्र में देखें, प्रथम चक्र जो है वैधव्य को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें 3 पाप ग्रह सूर्य, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। द्वितीय चक्र पुनर्विवाहिता को द्योतित कर रहा है जिसमें सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध शुभाशुभ मिश्रित ग्रह बैठे हुए हैं। तृतीय चक्र भी पति त्यक्ता को ही बोधित कर रहा है जिसमें मंगल बैठा हुआ है और बृहस्पति से वह आलोकित है। पुनः चतुर्थ जो चक्र है उसमें चंद्र, शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के अनेक ग्रह लक्षण घटित होते हैं। पर पुरुष रता का आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र है, अष्टमस्थ मंगल से विकसित है। पुनः नवांश चक्र में भी यह स्थिति बन रही है, शुक्र के राशि में मंगल है और मंगल की राशि में नवांश में गत शुक्र है। तो इस प्रकार की स्थिति होने पर वह पति द्वारा त्यक्त होती है। तो आप एक चक्र के माध्यम से सार रूप में आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव द्वारा किस प्रकार से हम फल का ज्ञान करें। जैसा कि आपके सामने प्रदर्शित है, सप्तम मस्त 3 या 3 से अधिक पाप ग्रह हो तो वैधव्य को प्राप्त होती है, शुभाशुभ मिश्रित ग्रह हो तो पुनर्विवाहिता होती है। तो यह आपके समक्ष एक सार रूप में प्रस्तुत है जिसका अवलोकन कर आप सामान्यतया परिचित हो सकते हैं। पुनः आचार्य वराहमिहिर कुछ ऐसे योगों का वर्णन कर रहे हैं जिसमें माता सहित बंधकी होती है, अर्थात उस स्त्री की माता भी पुंशली होती है और वह स्त्री स्वयं भी पुंशली होती है। तो वह कौन से ग्रह योग हैं जिसके बारे में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। सौरारर्क्षे लग्नगे सिंधु शुक्रे मात्रा सार्धम बंधकी पाप दृष्टे कौजे स्तांशे सौरिणा व्याधि योनि चारु श्रोणी वल्लभा सद्ग्रहांशे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो प्राप्त होता है, शनि और मंगल की राशि लग्न में हो, अर्थात लग्न में मेष, वृश्चिक अथवा मकर, कुंभ हो तथा इन लग्न में चंद्रमा और शुक्र हो तो वह स्त्री अपने माता के सहित व्यभिचारिणी होती है, अर्थात स्त्री की माता भी परपुरुष गामिनी होती है। सप्तम भाव के नवांश में यदि मंगल की राशि हो, अर्थात मेष, वृश्चिक हो और शनि से दृष्ट हो तो स्त्री के गुप्तांग में किसी न किसी प्रकार का रोग प्राप्त होता है। पुनः सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रहों का नवांश उदित हो तो वह स्त्री सुंदर गुप्तांगों वाली और पति प्रिया होती है। तो इस प्रकार के अनेक अन्य योग जो हैं ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हैं। जैसा कि आप चक्र में देख सकते हैं, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र माता सहित व्यभिचारिणी ग्रह योग किस प्रकार से निर्मित होता है। प्रथम चक्र में चंद्र शुक्र बैठे हुए हैं, द्वितीय चक्र में चंद्र शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, तृतीय में सप्तम में चंद्र शुक्र बैठे हैं तथा चतुर्थ में चंद्र और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से योनि में रोग परिज्ञान हेतु कल्पित उदाहरण चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। लग्न चक्र है और सप्तमोदित नवांश चक्र है।
मेष लग्न है जिसमें शनि बैठा हुआ है, वृष का नवांश उदित है। इस प्रकार से अनेक ग्रह योग जो है आपके समक्ष घटित होते रहते हैं, तो इसके माध्यम से आप जो है स्पष्ट रूप से परिज्ञान कर सकते हैं। फिर सुभगा एवं पतिप्रिया योग, इसका भी कल्पित उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इसको देख करके ज्ञान करें और आगे भी इस प्रकार के उदाहरणों से परिचित हो सकें। पुनः अब हम सप्तमस्थ राशि एवं नवांश द्वारा फल का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, वृद्धो मूर्ख सूर्य जर्क्षेणशकेवा स्त्रीलोलः स्यात् क्रोधनश्चावनेये शौक्रे कांतो तीव सौभाग्ययुक्तो विद्वान् भर्ता नैपुणज्ञश्च बौद्धे मदनवशगतो मृदुश्चान्द्रे त्रिदश गुरौ गुणवान् जितेन्द्रियश्च अतिमृदु अतिकर्मकृच्च शौर्ये भवति गृहेस्तमयस्थितेंशकेवा। अंशों द्वारा, नवांश द्वारा किस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं, जैसा कि पहले ही बताया गया कि नवांशों का विशेष महत्व होता है दाम्पत्य जीवन के विचार के प्रसंग में। तो नवांश द्वारा किस प्रकार से हम फल की कल्पना करते हैं, तो बताया गया है कि जिस स्त्री की पत्रिका के सप्तम भाव में अथवा सप्तमोदित नवांश में यदि शनि की राशि हो अर्थात मकर या कुंभ राशि हो, तो उस स्त्री का पति वृद्ध होता है और मूर्ख होता है। वृद्ध का तात्पर्य उस स्त्री की जो वास्तविक आयु होती है उस आयु से वह अधिक होता है, उससे वह बड़ा होता है, कहने का तात्पर्य यह है, और मूर्ख प्रकृति का होता है। पुनः मंगल की राशि या मंगल का नवांश अर्थात मेष और वृश्चिक का नवांश सप्तम भाव में हो या सप्तमोदित हो, तो उस स्त्री का पति लंपट और क्रोधी होता है। लंपट अर्थात चंचल कह सकते हैं, या किसी कार्य में वह अत्यंत संपृक्त रहने वाला, और क्रोधी प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में यदि शुक्र की राशि हो अथवा शुक्र का नवांश उदित हो, तो उस स्त्री का पति अत्यंत सुंदर और अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, कांतिमान प्रकृति का होता है और अत्यंत सौभाग्यशाली वह होता है। इसी प्रकार से बुध की राशि अथवा बुध का नवांश सप्तम भाव में हो, सप्तमोदित हो, तो उस स्त्री का पति विद्वान होता है और सभी कार्यों में वह निपुण होता है, वह कार्य कुशल होता है। सप्तम भाव में अथवा सप्तमोदित नवांश में यदि चंद्र की राशि अर्थात कर्क हो, तो उस स्त्री का पति काम के वशीभूत होता है, अर्थात अत्यंत कामातुर प्रकृति का होता है और अत्यंत सौम्य स्वभाव का भी वह होता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में अथवा सप्तमोदित नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति की राशि अर्थात धनु राशि या मीन राशि हो, तो उस स्त्री का पति अत्यंत गुणवान और जितेंद्रिय होता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में अथवा सप्तमोदित नवांश में यदि सूर्य की राशि सिंह हो, तो उस स्त्री का पति अत्यंत सौम्य स्वभाव का होता है और कर्मठ प्रकृति का होता है, अर्थात किसी भी कार्य को करने में वह सक्षम होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है अथवा सप्तम भाव में किस प्रकार का नवांश है, तो उसके माध्यम से हम शुभाशुभ फलों का निर्धारण करते हैं कि उसका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से होगा। आप चक्र के माध्यम से स्पष्टतया देख सकते हैं कि सप्तमस्थ राशि अथवा सप्तमोदित नवांश द्वारा किस प्रकार से हम उसके दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। तो आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। उत्तरार्ध भाग में आप जो है किस प्रकार से वैधव्य योग का काल ज्ञान किया जाए और प्रवृज्या इत्यादि योग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, इसके विषय में आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।